राज्य सरकार भले ही कांग्रेस की हो, लेकिन फिर अडानी जी के जो स्टॉक मार्केट में जो राइज है और जो विश्व में नंबर 1 पे वो जो पहुंचे हैं, उनकी धनमाया के सामने, चकाचौंध के सामने यदि छत्तीसगढ़ की सरकार की आंखें भी चुंधिया गई हो तो आश्चर्य नहीं होगा। तो कांग्रेस में वैसे ही राजस्थान में घमासान हो रहा है। किसने विद्रोह किया, किससे विद्रोह करवाया गया, किसको मजबूर किया, ये तो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति। क्या छत्तीसगढ़ सरकार की ऐसी मजबूरी है कि राहुल गांधी के दिए हुए शब्दों को भी ये सरकार पाल नहीं रही है, या सरकार बदतमीजी पे उतर आई है कि उन्हें राहुल गांधी से कोई मतलब नहीं। ये बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनका नाम राहुल गांधी रोज लेते हैं कि जो देश वो केंद्र सरकार के या बीजेपी के साथ मिलकर देश को बर्बाद कर रहे हैं, वही लोगों के लिए उन्हीं के मुख्यमंत्री भागा दौड़ी भी करते हैं। ये नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखेड़े बोलता है। अशोक वानखेड़े बोलता है तो फिर अशोक वानखेड़े तोलता है, और इस बार तुलेगी छत्तीसगढ़ की सरकार, तुलेगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस में वैसे ही राजस्थान में घमासान हो रहा है। किसने विद्रोह किया, किससे विद्रोह करवाया गया, किसको मजबूर किया, ये तो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति जाने। कांग्रेस पार्टी भी कोई चंद्रकांता के सीरियल से कम नहीं है, कहानियों में कहानी, कहानियों में कहानी। लेकिन यदि जो हुआ राजस्थान में उसे विद्रोह कहा जाता है, विद्रोह इसलिए कहा जाता है कि आला कमान की बातों को न मानना ये कहीं ना कहीं विद्रोह का स्वरूप लाता है। लेकिन दूसरा राज्य जहां सरकार है कांग्रेस की, छत्तीसगढ़, क्या वहां सब कुछ ठीक चल रहा है? 2018 के चुनाव में राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को, खासकर सरगुजा क्षेत्र के आदिवासियों को, जहां हसदेव अरण्य करके जो अरण्य है, जो फॉरेस्ट है, एरिया है, जहां कोल ब्लॉक के चक्कर में माइनिंग अलॉटमेंट हुई है, और वहां का आदिवासी माइनिंग रोकने के लिए लगातार जी जान करके पिछले 1 साल से आंदोलित है। कभी वो 300 किलोमीटर दूर रायपुर अपने मांगों को लेकर आता है, तो कभी जंगल में अनशन पे बैठता है। लेकिन आज उनको तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि राहुल गांधी ने आश्वासन देने के बावजूद, राहुल गांधी ने शब्द देने के बावजूद, जो दूसरे वहां मंत्री है, जो नंबर 2 पे कहे जाते हैं, दूसरे शक्तिशाली नेता है बघेल साहब के बाद, टी.एस. सिंहदेव बाबा, इन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि इस हसदेव फॉरेस्ट में कटाई होने के पहले, या जंगल काटने के पहले, पेड़ों की कटाई होने के पहले मेरे सीने पे गोली चलेगी। कई बार सरकार ने भी कहा कि यहाँ कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कल रात को तड़के 4:30 बजे एकाएक पुलिस की फौज जंगल के लिए रवाना हुई। पुलिस ने वहां पे जो आदिवासी थे उनको वहां से भगाया गया। जंगल में लोगों को आने के लिए मना किया गया। कुछ नाम मैं बताता हूं। उमेश्वरी आर्मो सरपंच है पातुरियादाद गांव के, वहीं के उसी क्षेत्र के। जगन्नाथ बाड़ा पुत्ता गांव, जयानंद सिंह सरपंच है घाटबारा के। राम सिंह मरकम, त्रिपाद सिंह सरपंच बसेल, ठाकुर राम खुसरो सलाही गांव के, श्यामलाल पति पत्नी बसेन गांव के। ये कुछ नाम मैंने दिए हैं जो लोग अरेस्ट हुए हैं। ना वहां कोई जंगल में अब जा पा रहा है, ना जंगल के लोगों का कोई संवाद स्थापित कर पा रहा है। बस वहां जो वीडियो और खबरें आ रही है वो सिर्फ जंगल कटाई की। एक छोटा सा वीडियो हमारे पास है, हिंद वॉइस के पास, वो आप देख सकते हैं। यह वीडियो कोई अफ्रीका के जंगल का नहीं है, ये उसी क्षेत्र का है जहां राहुल गांधी ने कहा था कि पेड़ की कटाई नहीं होने दूंगा और जंगल का काम। सरकार कहती है कि यहाँ ना वन्य पशु है ना वन्य प्राणी, लेकिन विभिन्न रिपोर्ट्स जो केंद्र सरकार की है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ की है, या सरकार की खुद की जो वहाँ आरक्षित जो नेशनल पार्क्स है उसकी है, उनकी सबकी रिपोर्ट कहती है कि वहाँ शेर से लेके तमाम वन्य प्राणी, हाथी, सब घूमते रहते हैं। यदि मैं बात करूं तो ये जो कोल माइन जहां कटाई शुरू हो रही है, वहां करीब करीब
3 ऐसे फॉरेस्ट एरिया है जो वहाँ ओवरलैप होती है। कान्हा, भोरम देव और अचनकमर टाइगर रिजर्व, ये सब उसी एरिया में ओवरलैप होते हैं और उसी क्षेत्र में जानवरों का आना-जाना है, क्योंकि जानवरों को वीज़ा नहीं लगता। सरगुजा का ये क्षेत्र आज छत्तीसगढ़ के लिए पानीपत का रण मचा हुआ है। क्या छत्तीसगढ़ सरकार की ऐसी मजबूरी है कि राहुल गांधी के दिए हुए शब्दों को भी ये सरकार पाल नहीं रही है, या सरकार बदतमीजी पे उतर आई है कि उन्हें राहुल गांधी से कोई मतलब नहीं या आदिवासियों से कोई मतलब नहीं। मैं यदि ये कहूं कि यहाँ कारपोरेट सेक्टर भी खेल खेल रहा है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं थोड़ा आपको चीजों को बताता हूँ। बीच में कोल आवंटन में बहुत धांधली हुई, इसलिए सरकार ने यह तय किया, केंद्र सरकार ने, कि कोल आवंटन जो है वो हम राज्य सरकारों के जिनकी बिजली का उत्पादन है उन्हीं को करेंगे। राजस्थान सरकार को भी कुछ माइंस मिली है, वो माइंस भी इसी क्षेत्र में। राजस्थान सरकार का रोना कि हमें इस माइन से कोल नहीं आने की वजह से बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि जहां से कभी कोल आता ही नहीं था। पहले भी राजस्थान यहाँ के कोल के बगैर काम करता था। ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि अब राजस्थान सिर्फ इसी कोल पे डिपेंड है। लेकिन मैं आपको एक बार बता दूं, सरकार पावर प्लांट चलाती है लेकिन सरकार कोयला खदान नहीं चलाती। तो ऐसे में एक नया जुगाड़ सरकारों ने शुरू किया है, वो है एमडीओ, माइनिंग डेवलपिंग एंड ऑपरेशन। ये एमडीओ का कॉन्ट्रैक्ट जो है, ठेका, ज्यादातर छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ सरकार का हो या राजस्थान सरकार का हो, ये अडानी जी के ग्रुप को मिला है। अब जब अडानी जी साथ में आते हैं तो फिर आप समझ सकते हो, ना भाजपा के किसी नेता का मुंह खोलने की हिम्मत होती है, ना किसी केंद्रीय अधिकारी का कुछ बोलने का हिम्मत होता है। राज्य सरकार भले ही कांग्रेस की हो, लेकिन फिर अडानी जी के जो स्टॉक मार्केट में जो राइज है और जो विश्व में नंबर 1 पे वो जो पहुंचे हैं, उनकी धनमाया के सामने, चकाचौंध के सामने, यदि छत्तीसगढ़ की सरकार की आंखें भी चुंधिया गई हो तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि सारा खेल फिर पैसे का ही होता है। तो ऐसा क्या कारण है कि अडानी जी के इस माइंस के लिए सरकार दिन रात मेहनत कर रही है? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं हिंद वॉइस के सामने कुछ इवेंट की लगातार क्रोनोलॉजी बता रहा हूं और उसमें कैसे खेल होते हैं और उसके बाद कैसी सरकार दुम दबा के काम करती है, ये आपके सामने है। बहुत साल पहले नहीं, ज्यादा 2021 का मामला है, 2019 का मामला है, माफ कीजिएगा। 2019 में ईडी ने नान घोटाले में, जो बहुत 36,000 करोड़ का नान घोटाला हुआ, जो 36,000 करोड़, या आंकड़ा भी बघेल साहब का ही दिया हुआ है, उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था और कहा था कि अनिल टूटेजा और आलोक शुक्ला ये कर्णधार है, 2 अधिकारी, आईएएस अधिकारी, और इन्हें जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। लेकिन देखिए माया का मोह कितना होता है और कैसा गिरगिट भी शर्मा जाए ऐसे नेता रंग बदलते हैं। जैसे ही बघेल साहब सत्ता में आ गए, वही अनिल टूटेजा जिन्हें वो जेल के पीछे देखना चाहते थे, वही आलोक शुक्ला जिन्हें वो जेल में देखना चाहते थे, वो उनके खास अधिकारी बन के पूरी छत्तीसगढ़ सरकार चला रही। आलोक शुक्ला तो रिटायर्ड भी हो गए, रिटायरमेंट के बाद उनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे पे, और काम चल रहा है। अब बघेल साहब की ये मजबूरी हो गई है कि इन दोनों अधिकारियों का बचाव किया जाए। जब ईडी ने इनके ऊपर रेड की तो उसके बाद सितंबर अक्टूबर में राज्य सरकार ने हसदेव अरण्य जो जंगल है, इसको और संरक्षित करने के लिए इसका विस्तारित प्रोग्राम तय करने का कर लिया कि ये जंगल का और विस्तार से संरक्षण के नीचे लाया जाए, ताकि वहां पेड़ कटाई भी नहीं हो और माइनिंग भी नहीं हो। ये तब हुआ जब राहुल गांधी को लगातार प्रेशर था, कांग्रेस पार्टी का प्रेशर था ऊपर से, कि राहुल जी ने शब्द दिया है तो इस जंगल के आदिवासियों के लिए उनकी मांगे पूरी की जाए। फिर उसी समय अक्टूबर 20 के आसपास जब सरकार ने ये तय किया
तभी अडानी जी को एमडीओ करके नियुक्त किया राजस्थान सरकार की तत्कालीन सरकार ने, जो उनको माइंस मिली थी, कोल ब्लॉक मिले थे। फिर नवंबर 20 को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, ईडी ने एसएलपी फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उनको जो बेल मिली थी उसके बेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऊपर चली गई और एसएलपी इसलिए फाइल की, ईडी ने इसको क्रिमिनल ऑफेंस माना, सिविल ऑफेंस नहीं। उसके बाद दिसंबर 20 को स्टेट गवर्नमेंट में जो विस्तार का काम कर रहा था, जो संरक्षित एरिया को विस्तारित करने का काम था, उसे एकाएक एकदम रुक सा गया। 19 जनवरी 2001 को स्टेट गवर्नमेंट ने वहां पे जो कोल ब्लॉक दिए गए हैं उसको लेके केंद्र सरकार के सामने एक गुहार लगाई, ये नहीं होना चाहिए। 27/1/21 को ईडी का जो एसएलपी था वो लिस्ट हुआ सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन देखिए, ईडी पीछे पड़ी हुई थी, इसमें सुप्रीम कोर्ट तुरंत एक्शन में आ जाए, निर्णय दे। लेकिन ईडी के जो वकील है सुप्रीम कोर्ट में जो जाते हैं सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, वो पहुंचे ही नहीं और मैटर आगे बढ़ गया। और ऐसा करते करते ये जनवरी का मैटर नवंबर 21 तक आगे खिसकता गया। फरवरी 21 को गौतम अडानी रायपुर जाते हैं, बघेल साहब के साथ डिनर करते हैं, खाना खाते हैं, मीटिंग होती है। इसमें कोई गलत नहीं है, उद्योगपति है, मिलना चाहिए। बघेल साहब को भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, जरूर मिलते हैं। मार्च से जून 21 तक हंसदेव अरंड के जो एरिया था, जिसको मैंने कहा था कि संरक्षित करने के लिए सरकार ने प्रपोजल दिया था, वो काम तो पीछे रह गया, उस पर तो कुछ कार्यवाही होना बंद हो गया। लेकिन अडानी जी के जो वहाँ ब्लॉक थे, जो राजस्थान गवर्नमेंट के, जिसको अडानी जी माइनिंग, डेवलपिंग और ऑपरेट करने वाले थे, उसकी परमिशंस के फाइलें तेजी से घूमने लगी। जुलाई 21 में असेंबली में विधानसभा में घमासान हुआ इस बात को लेकर, और विपक्ष ने यानी बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा कि हसदेव बांगो डैम जो है, जहाँ से इरिगेशन के लिए पानी जाता है, हसदेव नदी का जो डैम है, यदि ये माइनिंग वहाँ होती है तो उस डैम को खतरा पैदा होगा। छत्तीसगढ़ के जो वो इरिगेशन प्रोजेक्ट है उसको बहुत बड़ा डैमेज होगा, इसलिए इसको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। अगस्त 21 में असेंबली में हुए घमासान, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से लेकर लगातार प्रेशर। इसके बाद फिर से सरकार ने इस संरक्षित एरिया को फिर से बड़ा करने के लिए थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर दिया। 23 सितंबर 21 को फिर ईडी ने एप्लीकेशन लगाई सुप्रीम कोर्ट में, जो एसएलपी लगाई है उसको आगे तुरंत लिया जाए, और इसको बहुत ज्यादा देरी हो रही है। ये 23 सितंबर 21 को लगाया। 7 अक्टूबर 21 को राज्य सरकार ने जो लेमरू एलिफेंट रिजर्वायर था, संरक्षित क्षेत्र था, वो पहले 3,827 स्क्वायर किलोमीटर का प्रपोज था, उसको घटा के 1,995 स्क्वायर किलोमीटर यानी आधा कर दिया। ये इसलिए किया गया कि इसे करने से जो आधा एरिया छोड़ा है उसमें ये कोल ब्लॉक आ रहे थे आगे, जो छूटे हुए एरिया में, जो अडानी जी के पास माइनिंग, डेवलपिंग और ऑपरेशन के लिए था। यदि मैं ये कहूँ कि जैसे जैसे उधर ईडी टेटवा दबाते हैं, वैसे वैसे इधर अडानी जी के लिए सरकार झुकती जाती है। ये मैं लगातार इवेंट आपको बता रहा हूँ। 4 से 14 अक्टूबर 21 तक आदिवासियों ने के तादाद में आदिवासियों ने 300 किलोमीटर पदयात्रा कर रायपुर में सरकार के सामने गुहार लगी। उसके बाद ग्राम सभा ने प्रस्ताव भी पारित किए कि हम यहाँ माइनिंग का विरोध करते हैं। 21/10/21 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये माइनिंग प्रोजेक्ट क्लियर तो किए, लेकिन साथ में ये कहा कि अंतिम निर्णय राज्य सरकार का ही होगा। 28/10/21 को आदिवासी दिल्ली जाके राहुल जी से मिले। राहुल जी ने फिर उन्हें प्रॉमिस किया कि जंगल कटने नहीं देंगे, और फिर राज्य सरकार को निर्देश गए दिल्ली से कि इसमें थोड़ा काम
शांत रूप से होना चाहिए। फिर अडानी जी ने गहलोत जी को पकड़ा। फिर गहलोत जी सीएम के पास आए, सीएम को पत्र लिखा गहलोत जी ने, शायद मिले भी ये बघेल साहब से कि हमारी माइन शुरू करवा दीजिए। देखिए, जब बड़े बड़े उद्योगपति है जिनका नाम राहुल गांधी रोज लेते हैं कि जो देश वो केंद्र सरकार के या बीजेपी के साथ मिलकर देश को बर्बाद कर रहे हैं, वही लोगों के लिए उन्हीं के मुख्यमंत्री भागा दौड़ी भी करते हैं। ये विडंबना है और मैं चाहता हूं कि हिंद वॉइस के दर्शकों के सामने आनी चाहिए। 23/11/21 को सरकारी वकीलों ने फिर ईडी के मामले में जब हियरिंग के लिए आई, फिर सरकारी वकीलों ने ढील बरसाई और फिर वो पहुंचे। कुल मिलाकर ईडी लगातार इधर अडानी जी को ये मदद करते रहे, वहाँ ईडी के जो केंद्र सरकार के वकील और ये है वो इनडायरेक्टली आलोक टुटेजा और अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मदद कर रहे थे, या राज्य सरकार चाहती थी कि वो मदद करे, भगवान जाने। उसके बाद ये कटाई अब क्यों शुरू हुई? क्योंकि मैं याद दिलाऊं, अभी अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के सामने ईडी ने कहा कि साहब जो ये अंतरिम बेल ली है इन्होंने टुटेजा ने, ये पैसे के लेन देन से ली है, ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट और कुछ हमारे पास प्रूफ आए हैं, क्योंकि इसमें जुडिशरी भी अटकी हुई है, तो हम बंद लिफाफे में आपके सामने रखते हैं। जब ये मामला सरकार के सुप्रीम कोर्ट के पास गया, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत उसको एक्सेप्ट करते हुए हियरिंग पे लिया और फिर 12 तारीख को हियरिंग अगले महीने की आ गई है। जैसे वो 12 तारीख की हियरिंग आई है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत सीरियसली कहा कि इस मामले में हमारा दोनों तरफ से हम लगे हुए हैं, हम न्यायपालिका तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन अभी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ भी हमें देखना होगा, क्योंकि ये हाई कोर्ट का रिश्वतखोरी का मामला है। अब ऐसे मामले में जब इनको लगा कि ये किसी भी हालत में अब ये सुप्रीम कोर्ट 12 तारीख को इस पे जरूर हियरिंग करेगी, और ईडी ने जैसा कहा कि यदि जमानत रद्द होती है और ये केस छत्तीसगढ़ से बाहर जाता है हियरिंग के लिए, तो फिर अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला के लिए स्थितियां बहुत गंभीर होगी। ऐसा क्या मजबूरी है बघेल साहब की कि ये दो दागी अधिकारी जिनको वो जेल में देखना चाहते हैं, उनको बचाने के चक्कर में वो लगातार सक्रिय दिखाई देते हैं। मैं नहीं कहता, ये जो कर्नोलॉजी मैंने आपको बताई ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है, या सरकार कहे कि उनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि इन भ्रष्ट अधिकारियों को वो पीठ पीछे डाल रहे हैं, जिनके जेल जाने के लिए उन्होंने रास्ते पे उतर के लंबा संघर्ष किया। उसके बाद जैसा ही ईडी का मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया, तुरंत जंगल की कटाई शुरू हो गई और अडानी जी के लिए जो यमोड़ी बने हैं उन दो खदान के, उनके लिए ये लगातार चीजें अब शुरू हो गई। ये कोल ब्लॉक जो है ये PEKB2 का है। P1 पे तो ऑलरेडी पहले से काम हो रहा था। PEKB2 के लिए लगातार राहुल गांधी भी रोक रहे थे, सबने प्रॉमिस किया था। इसी के बीच में PESA के तहत वहां पे ग्राम सभा का ठहराव जो प्रस्ताव है वो होना जरूरी है। इसी बीच ग्राम सभा ने प्रस्ताव पारित कर खदान के खिलाफ प्रस्ताव सामने लाया। जैसी राज्य सरकार को पता पड़ा कि ग्राम सभा का प्रस्ताव खदान का काम रोकने के लिए है, माइनिंग रोकने के लिए है, उन्होंने एक एक्ट के तहत ग्राम सभा ही रद्द कर दी। देखिए क्या क्या ग्रेटनेस है सरकार, यानी सरकार एन के प्रकरण वो अडानी जी को मदद करना चाहती है, चाहे आदिवासी मरे या चाहे आदिवासी जिए। इस देश में जमीन जंगल बचाने के लिए लगातार संघर्ष होता रहा है। प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो नए नए भाषण देते हैं, लेकिन क्या उन्हीं के एक उद्योगपति मित्र, यदि उन्हीं का एक प्रोडक्ट अडानी जी यदि ये काम करते हैं, तो इस जंगल को रोकने से क्यों रोका जाएगा? मेरे हिसाब से ये करीब करीब 48 43 हेक्टर का एरिया है जहाँ जंगल साफ किए जाएंगे। 4000 पर हेक्टर बड़े बड़े पेड़ है, सैकड़ों वर्षों की जिनकी उम्र है, ऐसे पेड़ है। लाखों की तादाद में ये पेड़ कटेंगे। ये जो रोज हो रहा है नुकसान, इसकी भरपाई कौन करेगा, भगवान जाने। राहुल गांधी का दिया हुआ वक्तव्य भी वही जुमला साबित हुआ जो आदिवासियों को उन्होंने दिया था। आदिवासी छत्तीसगढ़ में नहीं, आदिवासी उड़ीसा में भी बसते हैं जहाँ कांग्रेस दावा भरती है। आदिवासी
वहाँ पे भी बसते हैं झारखंड में, जहाँ कांग्रेस सरकार में सम्मिलित है। आदिवासी का बहुत बड़ा वोट बैंक लगातार कांग्रेस को वहाँ समर्थन दे रहा था गुजरात में। वो भी आदिवासी भाई देखेंगे कि क्या राहुल गांधी के शब्दों की कीमत भी नहीं है, कि या फिर वैसे ही उद्योगपतियों के थैलों के सामने बड़े बड़े सरकारें झुकती हुई नजर आती हैं। आज इतना ही, फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा हिंद वॉइस।